Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Rabia and today we will learn about the connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमें पता है कि हम जो बेसिक 4 टाइप्स पढ़कर आए थे मसल्स की, उनमें से एक मसल की टाइप है और ये मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है बॉडी के अंदर। सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के अलावा ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को इकट्ठे जोड़ता भी है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एंड इंसुलेट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। इसके साथ साथ ये डिफरेंट जो बॉडी हैं उनको कंपार्टमेंटलाइज करता है, कंपार्टमेंट्स बना देता है, सच एज स्केलेटल मसल्स, ठीक है, और फेशिया, स्किन। तो इस तरह से बॉडी के अंदर, बॉडी के पार्ट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। पर्टिकुलरली ब्लड की अब यहाँ पे बात की कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बॉडी का। जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लिविंग सेल्स को फॉर देयर सर्वाइवल मेटाबॉलिज्म, वो प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू द ब्लड, और उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी जो है वो सेल्स से ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू देयर रिस्पेक्टिव साइट्स। एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास प्राइमरी लोकेशन है फॉर स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व्स। जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं या वो टिश्यूज़ हैं जो फैट के, जो बॉडी के जो फैट है उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और ये एक प्राइमरी जो है वो लोकेशन है, या ये वो लोकेशन है जहाँ पे बॉडी की जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं। इन केस ऑफ एनर्जी डिप्लीशन, बॉडी की जो फैट टिश्यूज़ हैं वो ही अपने फैट्स को रिलीज़ करते हैं और वो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस तरह से। एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्सेस, के जो आपकी इम्यून सिस्टम के वेरियस ऑफ द सेल्स हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रिजाइड किए हुए होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी रहते हैं, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो जब बॉडी किसी भी इन्फ्लेमेशन में या इन्फेक्शन के अंडर होती है तो फिर वो इम्यून सेल्स जो हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। नाउ द कंपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और सेल्स हैं। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो है वो मटेरियल है जो सेल्स के बीच में होगा। 2 तरह की चीज़ें आती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। पहले कनेक्टिव टिश्यू इटसेल्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक सेल है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं, फाइबर्स आएंगे और ग्राउंड सब्सटेंस आएगा। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं बाय द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, एंड दे अकाउंट फॉर मैनी ऑफ द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द टिश्यू in addition to control the surrounding watery environment via specific proteoglycan molecules। कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो ना सिर्फ फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज़ को, टिश्यू के फंक्शन को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, बट दे ऑल्सो एनेबल द टिश्यू टू सराउंड बाय द वाटर या वाटरी मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ जो एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू के ऑपोजिट है कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी, वो ये है कि जैसे हमने देखा था कि जो मोस्टली एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो बॉडी की सरफेसेस को कवर करते हैं, जबकि आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू के जितनी भी टाइप्स हैं वो बॉडी सरफेसेस को कवर नहीं करती। दे आर ऑल्सो हाईली वेस्कुलर, जबकि अगेन ये भी ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक है टू द एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो थे वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर था और उसको ब्लड सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू से सप्लाई किया जाता था थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। कनेक्टिव टिश्यू लाइक द एपिथेलियल टिश्यूज़ आपकी सप्लाई किए जाते हैं थ्रू द नर्व्स। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स की। सेल्स जो हैं वो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं।
सेल्स में आने वाले कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं? फाइब्रोब्लास्ट हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं, और वाइट ब्लड सेल्स के कुछ ऐसी टाइप्स होंगी। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो लार्ज फ्लैट सेल्स होंगे, ब्रांचिंग प्रोसेस होंगी उनकी। अभी हम थोड़ी देर में जब कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे तो हमें ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन सेल में नज़र आ जाएंगी कि ये लार्ज होंगे, ब्रांचिंग प्रोसेसेस होंगे, ये हर तरह की कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होंगे, मतलब हर तरह के कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होंगे, और ये मोस्ट न्यूमेरियस सेल्स हैं ऑफ ऑल द सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू, सेक्रीट करते हैं फाइबर्स को एंड सर्टेन कंपाउंड्स ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो ना सिर्फ आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स पड़े हुए हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं, बट दे ऑल्सो एक्सक्रीट द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि सेक्रीट किए जाएंगे बाय द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट इज़ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो हैं वो हमारे पास मोनोसाइट से डेवलप हुए हुए होते हैं, यानी मोनोसाइट ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और फिर ये मैक्रोफेजेस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं या बड़े होकर मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। मैक्रोफेजेस हैव इरेगुलर शेप विद अ शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोजेक्शंस। इसका फंक्शन क्या है? दे आर केपेबल ऑफ engulfing the bacteria and the cellular debris by the phagocytosis। इसका मेजर काम जो है वो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कराना है। दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं और एक वांडरिंग मैक्रोफेजेस हैं। नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड वो होंगे जो एक टिश्यू के अंदर ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस हो गए, लंग्स के अंदर पड़े हुए रहते हैं, फिक्स हैं वो वहाँ पे। जबकि मोबाइल मैक्रोफेजेस वो होंगे जो एबिलिटी रखते हैं टू मूव थ्रू आउट द टिश्यूज़ and they gather at the sites of infection or inflammation to carry out the phagocytosis। कि ये क्योंकि मोबाइल हैं, फिक्स्ड नहीं हैं, तो ये मूव कर जाएंगे, उस साइट की तरफ चले जाएंगे, वो जगह जहाँ पे कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है वहाँ पे जाएंगे और जाके अपना फंक्शन जो कि फेगोसाइटोसिस है वो कैरी आउट करेंगे। द नेक्स्ट इज़ मास्ट सेल्स। अगेन मास्ट सेल्स जो हैं वो हमारे पास ब्लड वेसल्स के पास पड़े होंगे, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी उसके अराउंड पड़े हुए होंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है हिस्टामिन। ये केमिकल क्या करता है? आपकी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी उनको डायलेट कर देता है, ताकि बट डायलेशन होती है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, कि अगर बॉडी किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में है तो इस टाइम पे जो मास्ट सेल्स हैं वो हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं। इसके रिलीज़ होने से जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है डायलिटेशन से। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो मतलब वहाँ पे ब्लड के अंदर जो आर्मी है या रेंजर्स हैं या पुलिस है, जितने भी आपके जो हैं वो फाइटिंग सेल्स हैं, वो फाइट शुरू कर देते हैं विद द इन्फेक्टरी ऑर्गेनिज्म, जो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, फॉरेन पार्टिकल जो भी होगा। रीसेंट रिसर्च हमें ये भी बताती है कि जो मास्ट सेल्स हैं दे कैन बाइंड, इंजेस्ट एंड किल द बैक्टीरिया। अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल इज़ प्लाज्मा सेल। ये हमारे पास स्मॉल सेल्स होते हैं जो अगेन आपके वाइट ब्लड सेल से डेवलप हुए होते हैं। वाइट ब्लड सेल की बी लिम्फोसाइट एक टाइप है, वहाँ से ये डिराइव हुए होते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ एक तरह से प्रोटीन्स ही होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, जो भी एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल है, उसको न्यूट्रलाइज़ करती हैं, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करती हैं। इस तरह से जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो बॉडी के इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले कनेक्टिव टिश्यू का एक फंक्शन पढ़ा था कि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। तो इस तरह से आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स के थ्रू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका फंक्शन हो गया कि ये आपके इम्यून सेल को, इम्यून सिस्टम को बल्कि काम करने में हेल्प आउट करती है। अच्छा जी,
अब ये जो है ऑल्दो ये बॉडी के अंदर थ्रू आउट डिफरेंट प्लेसेस में जो है वो होते हैं, बट दे रिजाइड, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा सेल्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रहते हैं, पर्टिकुलरली किसका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ये वो दोनों सिस्टम्स हैं जिनका इंटरेक्शन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा, यानी देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक वो होगा जो आपकी गैशियस एक्सचेंज करा रहा है, तो उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन है विद द एनवायरनमेंट, और जीआई ट्रैक का भी फूड के थ्रू जो है वो एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है। तो इस वजह से जो जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं उनके पास जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, उन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ज़्यादा पड़े हुए होंगे प्लाज्मा सेल्स। इसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड रेड बोन मैरो में भी प्रेजेंट होते हैं। एडिपोसाइट्स मीन्स ये वो सेल्स हैं, इनको फैट सेल्स भी बोलते हैं, ये फैट्स को डिपॉजिट करते हैं। दे फाउंड डीप टू द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड किडनी, यानी फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, इन्होंने फैट स्टोर करना है, एनर्जी रिजर्व के तौर पर भी काम होंगे। स्किन के नीचे लेयर होती है एक, जिसको हम फेशिया बोलते हैं, उस फेशिया के अंदर भी जो है वो हमारे पास फैट सेल्स होते हैं जो वो फैट को स्टोर किए हुए होते हैं। इसके साथ साथ हार्ट और किडनी जो हैं, इन वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड भी एडिपोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर नहीं पड़े हुए होते। ये सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर तब आते हैं जब बॉडी जो है वो किसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर हो। उसकी वजह यह है कि जब इन्फ्लेमेशन होगा तो वाइट ब्लड सेल एक तरह से आर्मी है बॉडी की, ठीक है, ये फाइटिंग सेल्स हैं सारे। तो ये ब्लड से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, ये ब्लड से माइग्रेट हो जाएंगे टू द कनेक्टिव टिश्यू, ताकि बॉडी जो भी फॉरेन बॉडी आपकी स्किन को क्रॉस करके आ गई है या किसी भी तरह से आ गई है, उसको फर्दर एंट्री से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स गैदर at the sites of infection and eosinophils migrate to the sites of parasitic invasion and the allergic responses। अब ये दोनों वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। न्यूट्रोफिल्स इन्फेक्शन की साइट पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे जो है उसका मुकाबला करेंगे, एंड ईओसिनोफिल्स जो है वो जहाँ पे पैरासाइट कोई भी इन्वेड करके होगा या कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा तो उसके रिस्पॉन्स पे ईओसिनोफिल्स जो है वो सिक्रीट किए जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अदर इज कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में अगेन उसी तरह से दो चीज़ें होंगी, ग्राउंड सब्सटेंस होगा और फाइबर्स होंगे। ग्राउंड सब्सटेंस अब हमारे पास वो कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू का जो कि सेल्स और फाइबर्स के बीच में पड़ा हुआ होगा, ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, फ्लूइड फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी फ्लूइड फॉर्म में भी हो सकता है, ये कैल्सिफाइड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। ये न सिर्फ सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है बल्कि उनको आपस में जोड़ के भी रखता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। इट ऑल्सो प्लेज एन एक्टिव रोल इन हाउ टिश्यूज डेवलप, माइग्रेट, प्रोलिफरेट एंड चेंज द शेप, ऑल्सो in how they carry out their metabolic functions. These are some of the functions performed by the ground substance of the connective tissue. अब ground substance के अंदर water होता है, इसके साथ साथ large organic molecules होते हैं जिनमें से बहुत सारे complex combination है polysaccharides and proteins के। These polysaccharides includes the hyaluronic acid, chondroitin sulfate। polysaccharide हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो बहुत सारी लंबी लंबी चेन्स पर कंसिस्ट किए हुए होंगे। हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, डर्माटिन सल्फेट है, ये कैराटिन सल्फेट है। ऑल दीज आर द पॉलीसेक्राइड्स। कलेक्टिवली दे आर रेफर्ड एज ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स गैग्स। हाइलुरोनिक एसिड के अलावा जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं ये प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी अब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ गया तो इसको हम प्रोटियोग्लाइकन्स बोलेंगे, एक्सेप्ट द पॉलीसेक्राइड नेम्ड एज हाइलुरोनिक एसिड। कलेक्टिवली हम इसको प्रोटियोग्लाइकन्स बोलते हैं। प्रोटियोग्लाइकन्स फॉर्म अ कोर प्रोटीन एंड द गैग्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्रोटीन लाइक ब्रेस्टल्स ऑफ द ब्रश, ठीक है।
कि किस तरह से होगा। ये जो प्रोटियोग्लाइकन है, जिसको हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो हैं ये दोनों आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्रोटियोग्लाइकन कह रहे हैं। अब ये क्या है कि बीच, सेंटर, हार्ट जो है वो प्रोटीन से बनेगा, ठीक है, और उसके सेंटर से, हार्ट से जो है वो कार्बोहाइड्रेट ब्रिस्टल्स की तरह से बाहर निकले हुए होंगे, जिस तरह से ब्रश के ब्रिस्टल्स बाहर निकले हुए होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैग की वो क्या, कि ये ट्रैप करते हैं वाटर को, ग्राउंड सब्सटेंस को मोर जेली लाइक बनाते हैं। नेक्स्ट इज हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एक विस्कस स्लिपरी सब्सटेंस है जो कि सेल्स को बाइंड करते हैं टुगेदर। बाइंड करने के साथ साथ ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस को रिड्यूस कर देता है, ऑयली मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। White blood cells, sperm cells, and some of the bacteria produce hyaluronidase enzyme. This enzyme breaks down the hyaluronic acid, so it causes the ground substance a more liquid-like. ठीक है, ये हाइलुरोनिक एसिड जो था हमारे पास स्लिपरी था, जब इसका डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाएगा तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसके ब्रेकडाउन के रिजल्ट में जो ग्राउंड सब्सटेंस पहले स्लिपरी था अब ये मोर लिक्विड लाइक हो जाएगा। सो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइलुरोनिडेज हेल्प्स द वाइट ब्लड सेल्स टू मूव मोर easily throughout the connective tissue to reach the site of infection. ठीक है, and aids penetration of an oocyte by an sperm cell during the fertilization. कि ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है, ये जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है हाइलुरोनिडेज, ठीक है, ये किस किस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। एक तो वाइट ब्लड सेल को मूव कराने में इजीली जो है थ्रू आउट द कनेक्टिव टिश्यू के, हमने पढ़ा था कि ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नहीं रहते, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाए तो ये सेपरेट करते हैं। तो इसकी स्प्रेडिंग के टाइम पे सेम केस oocyte की पेनिट्रेशन बाय अ स्पर्म के एग सेल या oocyte के बाहर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो स्पर्म सेल को उन नंबर ऑफ सेल्स से पास थ्रू होकर oocyte पे आना होता है, तो उसको पेनिट्रेट करने में, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हेल्प होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो बैक्टीरिया की स्प्रेडिंग थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ज़्यादा है। हमने ये बात सुन रखी होगी कि अगर इन्फेक्शन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है तो वो ईजिली स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एडहेसिवनेस प्रोवाइड करता है कार्टिलेज, बोन, ब्लड वेसल्स के अंदर, स्किन, टेंडन्स, हार्ट वाल्व्स कंटेन द डर्मेटिन सल्फेट, बोन कार्टिलेज एंड द कॉर्निया ऑफ द आई कंटेन कैराटिन सल्फेट। अब ये स्ट्रक्चर्स बता दिए कि किस किस में कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है और कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं जहाँ पे कैराटिन सल्फेट है। Also present in the ground substance are adhesion proteins. These are responsible for linking components of the ground substance to one another, adhere करेंगी and to the surfaces of the cells. एक दूसरे के साथ भी and to the surfaces of the cell adhere करने के लिए adhesion proteins जो हैं वो आएंगी। इनमें से important कौन सी है? फाइब्रोनेक्टिन, जो कि which binds to both the collagen fibers and the ground substance, linking them together. फाइब्रोनेक्टिन ऑल्सो अटैचेस सेल्स टू द ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये फाइब्रोनेक्टिन जो है वो एडहेरिंग का काम करेगी, तो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको एक दूसरे के साथ लिंक करेगी। नेक्स्ट आर फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस भी पढ़ लिया, सेल्स भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं फाइबर्स के ऊपर। 3 तरह के फाइबर्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। दे फंक्शन टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट द कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन फाइबर जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेजिस्ट करते हैं पुलिंग फोर्सेस को, बट दे आर नॉट स्टिफ, सो दे अलाउ द टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के कोलेजन फाइबर्स जो होंगे वो वेरी करेंगे फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल द कोलेजन फाइबर्स इन द कनेक्टिव कार्टिलेज एंड द बोन डिफर फ्रॉम सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। सो the collagen fibers in the cartilage are surrounded by more water molecules than those in the bone. That's why the cartilage is providing more cushioning effect than the bone. इसके साथ साथ जो कोलेजन फाइबर्स के अंदर
अरेंजमेंट होगी वो पैरेलल बंडल्स के फॉर्म में होगी। ये बंडल्स ऐड करते हैं ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। एक तो कोलेजन फाइबर की अपनी कंपोजिशन इस तरह से है कि वो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ या रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो प्रोवाइड करिए, इसके साथ साथ फाइबर्स की अरेंजमेंट भी इस तरह से है कि वो फाइबर्स जो है वो पैरेलल वे में अरेंज है और इस तरह से वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो है वो एड अप कर रहे हैं। केमिकली जो है कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, एंड कोलेजन प्रोटीन इज़ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 25% ऑफ द टोटल। Collagen fibers are found in most types of the connective tissues, especially bone, cartilage, tendons, and the ligaments. Next is elastic fibers. Elastic fibers जो हैं वो smaller diameter के होते हैं than those of the collagen fibers. Elastic fibers branching भी बनाते हैं and join together to form a fibrous network within a tissue. इलास्टिक फाइबर जो है वो एक इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हमें नाम से भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। सो दे आर द पार्ट ऑफ दोज टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर्स जो कि आपकी कॉइलिंग रिकॉइलिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे ब्लड वॉल्स हो गई, लंग टिश्यूज़ वगैरह हो गए, जिन्होंने एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है वो इलास्टिक फाइबर्स का कंटेंट ज़्यादा होगा। ये लिखा भी है कि जो आपके इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतने यूनिक हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हैं, बट दे कैन बी स्ट्रेच्ड अप टू 150% ऑफ देयर रिलैक्स्ड लेंथ विदाउट ब्रेकिंग। नेक्स्ट इज़ रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स की तरह होते हैं लेकिन थिन होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, रेटिकुलर सेल्स, and they form the branching networks. Like collagen fibers, reticular fibers also provide support and strength. Reticular fibers are plentiful in reticular connective tissue. अब ये भी एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, ये भी हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या, which forms the stroma of many of the soft organs, for example spleen, lymph nodes. These fibers also help to form the basement membrane. ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि कनेक्टिव टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो हमें सेल नज़र आ रहा है लार्ज सेल, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ये जो मसल के बंडल फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं थिक से ब्लू कलर के अंदर, ये कोलेजन फाइबर्स हैं। ये येलो येलो जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एडिपोसाइट्स हैं, यानी एडिपोज सेल्स हैं। ये आपको ब्लड सेल नज़र आ रहा है, वाइट ब्लड सेल। ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ द इलास्टिन फाइबर्स, और इस तरह से ये जो आपको पर्पल कलर के थिन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं दीज आर द इलास्टिन रेटिकुलर फाइबर्स। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हम दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है और एक मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू है। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू फर्दर टू टाइप्स का होता है, एक मीजेनकाइमा एंड एक म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास फर्दर जो कैटेगराइजेशन है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अगेन लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिवाइड हुआ है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें डेंस, रेगुलर, डेंस इरेगुलर एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू आता है। कार्टिलेज है, कार्टिलेज भी इसी तरह से तीन क्लासेस या कार्टिलेज की फर्दर 3 सब टाइप्स हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। बोन टिश्यूज़ हैं, बोन टिश्यूज़ में भी हम फर्दर क्लासेस पढ़ेंगे, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन क्या होती है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड में ब्लड एंड लिम्फ आते हैं। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें हमने एक क्लास पढ़ी थी मीजेनकाइमा, जिसकी सब डिवीजन हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसमें क्या है कि इरेगुलरली शेप्ड मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं जो कि सेमी फ्लूइड ग्राउंड के अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं, और डेलिकेट से रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। यानी कंपोजिशन बता दी कि कौन कौन से सेल्स होंगे, ग्राउंड सब्सटेंस किस तरह का होगा और फाइबर्स कौन से होंगे।
ये पर्टिकुलरली एम्ब्रियो के अंदर पाए जाते हैं अंडर द स्किन एंड अलोंग द डेवलपिंग बोन्स ऑफ द एम्ब्रियो. So mesenchymal cells are found in the some mesenchymal cells are found in the adult connective tissue, especially along the blood vessels. अब इनका फंक्शन क्या है कि forms all of the other types of the connective tissues. Next is mucous connective tissue. Mucous connective tissue जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, इसमें widely scattered fibroblast cells होते हैं. Ground substance viscous jelly like होता है और इसके अंदर कंटेनिंग फाइन कोलेजन फाइबर्स. लोकेशन क्या है, अम्बिलाइकल कॉर्ड ऑफ द फीटस, अम्बिलाइकस कॉर्ड ऑफ द फीटस. ये जो कार्टिलेज है ये किस टाइप का है, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू है. सॉरी कार्टिलेज नहीं, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू है. इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. अच्छा जी, अब हमारे पास है मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू. मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू थे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू थे, कार्टिलेज, बोन, इस तरह से क्लासेस थी. अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगी, लूजली अरेंज्ड फाइबर्स होंगे बिटवीन द सेल्स, लूजली अरेंज्ड होंगे. इसके अंदर फर्दर थ्री कैटेगरीज थी. एक हमारे पास थी एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू. एडिपोस टिश्यूज़ पढ़ लेते हैं कि इसमें इनके सेल्स को हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जो पर्टिकुलरली किस लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, टू स्टोर द फैट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट. अब ये जो फैट ड्रॉपलेट होगा ये सेंट्रली प्लेस्ड होगा एडिपोसाइट्स के अंदर. सो जो बाकी ऑर्गेनेलीज होंगी वो पुश कर दी जाएंगी टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल. एडिपोसाइट के अंदर जो फैट है या जो टिश्यूज़ हैं एडिपोसाइट्स, वो दो तरह के होते हैं. एक वाइट एडिपोस टिश्यूज़ या वाइट एडिपोस सेल्स होते हैं और ब्राउन एडिपोस सेल्स होते हैं. जो ब्राउन एडिपोस टिश्यूज़ हैं उनका डार्कर कलर होता है एंड दे फॉर्म अ वेरी रिच ब्लड सप्लाई अलॉन्ग विद द न्यूमेरियस पिगमेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया. दे ऑल्सो पार्ट इन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन. ऑल्दो जो ब्राउन एडिपोस टिश्यूज़ हैं वो वाइड स्प्रेड होते हैं फीटस या इन्फेंट्स के अंदर, और एडल्ट्स के अंदर इसका कंटेंट या क्वांटिटी जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है. लोकेशन क्या है कि ये एडिपोस टिश्यूज़ जो हैं वो वहाँ पाए जाएंगे जहाँ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ होता है. जैसे सबक्यूटेनियस लेयर हो गई स्किन की. मैंने भी बोला था कि स्किन के नीचे हमारे पास एक लेयर होती है जिसको हम फेशिया बोलते हैं. उसके अंदर एडिपोज स्टोर हुए हुए होते हैं, हार्ट एंड किडनी के अराउंड होते हैं. येलो बोन मैरो में भी हमने भी पढ़ा था, और आई बॉल इन द आई सॉकेट में भी होते हैं. दे रिड्यूसेस द हीट लॉस थ्रू द स्किन, सर्व्स एज एन एनर्जी रिजर्व एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स. ये हमारे पास एडिपोस टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर है. ये हमने देखा कि हार्ट के अराउंड एक स्ट्रक्चर है. ये हमारे पास सेल्स हैं, एडिपोस सेल्स हैं. ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके बीच में हमारे पास फैट सेल्स के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं. नेक्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. अब ये जो हमें डायग्राम नज़र आ रही है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की है. इसके अंदर हमने देखा कि फाइबर्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं रैंडमली, और डिफरेंट किस्म के सेल्स जो हैं वो एम्बेडेड हुए हुए हैं. ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, डर्मेटिन सल्फेट है और कैरोटीन सल्फेट है. ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू में से एक कनेक्टिव टिश्यू है. ये सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर पड़ा हुआ है, पेपिलरी रीजन ऑफ द डर्मिस के अंदर है, लेमिना प्रोपरी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन है, अराउंड द ब्लड वेसल्स हैं. इसका फंक्शन क्या है कि ये स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट हमारे पास है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर फाइबर्स होंगे रेटिकुलर फाइबर्स, और सेल्स होंगे रेटिकुलर सेल्स. बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन क्या होगी कि ये स्ट्रोमा बनाएंगे लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड वगैरह का. रेटिकुलर लेमिना ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स इन द मसल्स. इसका फंक्शन क्या है कि ये फॉर्म करेंगे स्ट्रोमा ऑफ द ऑर्गन को, बिहाइंड बाइंड्स टुगेदर द स्मूथ मसल टिश्यू सेल्स
and also filters or remove the worn out blood cells in the spleen and microbes in the lymph nodes. लूज कनेक्टिव टिश्यू की 3 सब क्लासेस हमने पढ़ ली. अब हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू. नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास फाइबर्स जो होंगे वो मोर थिक होंगे और मोर डेंसली पैक्ड होंगे, उनके बीच में थोड़े थोड़े सेल होंगे दैन दोज ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, जितने लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स हैं उससे कम सेल्स होंगे यहाँ पर. इसके बाद 3 कैटेगरीज हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू. जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो शाइनी वाइट कलर का अपीयर होता है. इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन रोज के बीच में बिटवीन द बंडल्स. Tendons and ligaments have a very few blood vessels, so they slow to heal following the damage. लोकेशन क्या है कि टेंडन में होंगे, मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स जो होंगे वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हुए होंगे और एपोन्यूरोसिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है. ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन द वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड द टिश्यू स्ट्रक्चर विथस्टैंड्स द पुलिंग अलोंग द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फाइबर्स. यानी ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ जो टेंशन की फोर्स है उसको भी विथस्टैंड करता है, बर्दाश्त करता है. अदर इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है तो इट मीन्स हमारे पास कोलेजन फाइबर्स के बीच में जो मसल्स कोलेजन फाइबर्स होंगे उनकी भी इरेगुलर अरेंजमेंट होगी. ठीक है, और ये क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, they often occurs in the sheets such as the fascia, reticular region of the dermis of the skin, fibrous pericardium of the heart, joint capsules, membrane capsules around the various of the organs, also found in the heart valves. इनका फंक्शन क्या है कि they provide the pulling strength in many of the directions. Next is elastic connective tissue. अब ये इलास्टिक फाइबर्स इसके अंदर ज़्यादा होंगे. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो फाइबर्स के बीच में स्पेस होगी वहाँ पे होंगे. कहाँ पे होंगे, लंग्स टिश्यूज़ के अंदर का जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होगा. आर्टरीज़ का, ट्रैकिया का, ब्रोंकाई का, वोकल कॉर्ड्स का और कुछ लिगामेंट्स बिटवीन द वर्टिब्रा. इसका फंक्शन क्या है कि दे अलाउ स्ट्रेचिंग ऑफ द वेरियस ऑफ द ऑर्गन्स, हाईली इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, यानी दे कैन रिकॉइल टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड. कार्टिलेज जो है वो अगेन अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें नेट जो डेंस नेटवर्क होता है कोलेजन फाइबर्स का और इलास्टिक फाइबर्स का, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर एम्बेडेड होते हैं. Cartilage can endure considerably more stress than the loose and dense connective tissue. The strength of cartilage is due to its collagen fibers and its resilience, यानी ability to assume its original shape after deformation is due to chondroitin sulfate. कि जब एक तो ये मोर रेजिस्टेंस या मोर स्ट्रेस जो है वो विथस्टैंड करता है एज कम्पेयर टू लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इसके साथ साथ ये मोर रेजिलियंस प्रोवाइड करता है विच इज़ ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. जिस तरह से बाकी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स की क्वांटिटी जो है वो कम होती है, इसी तरह से कार्टिलेज के अंदर भी फ्यूअर सेल्स होते हैं और लार्ज ऑफ द क्वांटिटीज जो है वो ऑक्यूपाई की जाती है बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. इसके अंदर कोई नर्व सप्लाई और कोई ब्लड वेसल नहीं होती एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर. इसी वजह से कार्टिलेज डज नॉट हैव अ ब्लड सप्लाई बिकॉज इट secretes an angiogenesis factor. जो मेच्योर सेल्स होते हैं कार्टिलेज को, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, विच अकर सिंगली और इन ग्रुप्स विद इन द स्पेसिस called the lacunae in the extracellular matrix.
अब जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अराउंड लेयर होती है उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, जो कि सराउंड करती है मेजॉरिटी ऑफ द कार्टिलेज को, ब्लड वेसल्स को या नर्व्स को। अब क्योंकि कार्टिलेज के पास ब्लड सप्लाई नहीं है, इसी वजह से अगर कोई इंजरी हो जाए तो फिर उसकी जो हीलिंग का प्रोसेस होगा वो स्लो होगा। The cells and the collagen embedded extracellular matrix of the cartilage form a strong, firm material that resists the tension, compression and shear forces. इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिकर्सर टू द बोन, और जो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन है वो सारे का सारा जो है सारा जो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन है वो कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। ऑल्दो ये लेटर बर्थ के बाद जो है कार्टिलेज रिप्लेस होना शुरू हो जाता है विद द बोन टिश्यू, लेकिन कार्टिलेज जो है वो परसिस्ट करता है आफ्टर बर्थ एज ग्रोथ प्लेट्स एंड अलाउज द बोन्स टू इंक्रीज इन लेंथ ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर। अभी हम बोन के पार्ट्स पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि बोन की कौन सा पार्ट बर्थ से पहले भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है और बर्थ के बाद भी कार्टिलेज का होता है, और कौन सा पार्ट बर्थ से पहले कार्टिलेज का होता है लेकिन बर्थ के बाद वो बोनी टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है। Cartilage also persists throughout the life as the lubricated articular surfaces of most of the joints. जो मेजोरिटी ऑफ जॉइंट्स के आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं उसके ऊपर कार्टिलेज लगा हुआ होता है। 3 टाइप्स के कार्टिलेज हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो हमारे पास एक रेजिलिएंट जेल एज इट्स ग्राउंड सब्सटेंस अपीयर होता है, ठीक है, और ये बॉडी के अंदर ब्लूइश वाइट कलर का अपीयर होता है, शाइनी इसके सब्सटेंसेस होते हैं। जो फाइन कोलेजन फाइबर्स हैं वो विजिबल नहीं होते ऑर्डिनरी स्टेनिंग टेक्निक से, और मोस्ट ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज जो है वो सराउंडेड होता है बाय अ पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, जो हमने भी लेयर पढ़ी थी जो कार्टिलेज के आर्टिकुलेटिंग सरफेस के कार्टिलेज के अराउंड नहीं होती। लोकेशन की बात करें तो जो हाइलिन कार्टिलेज है वो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज है इन द टिश्यू। ये बोन, लॉन्ग बोन के जो एंड्स होंगे वहाँ पे होगा, एंटीरियर एंड ऑफ द रिब पे होगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ट्यूब्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, फीटल स्केलेटल वगैरह ये स्ट्रक्चर्स जो हैं हाइलिन कार्टिलेज बनाएंगे। इसका फंक्शन क्या है कि ये स्मूथ सर्फेसिस प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए जॉइंट्स के ऊपर, एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, and it is the weakest of all the 3 cartilages. The next type is fibrocartilage. Fibrocartilage इसी तरह से हमारे पास जो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, जो कार्टिलेज के सेल्स होंगे वो स्कैटर्ड होंगे और वो कोलेजन फाइबर के थिक बंडल के बीच में जो होंगे वो डिस्पर्स्ड होंगे। फाइब्रोकार्टिलेज के अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, यानी इस टाइप ऑफ कार्टिलेज के अराउंड जो पेरिकॉन्ड्रियल लेयर थी वो नहीं होगी। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं और मेनिस्काई हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। फंक्शन की बात करें तो ये सपोर्ट एंड ज्वाइनिंग द स्ट्रक्चर्स टुगेदर, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और 2 स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन भी करता है। इसके साथ साथ इट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अदर टाइप इज़ इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में हमारे पास क्या होगा, फाइन थ्रेड नेटवर्क होगा इलास्टिक फाइबर्स का विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स जो होंगे वो इनके बीच में स्पेसेस में एम्बेडेड होंगे। जो पेरिकॉन्ड्रियम होगी वो प्रेजेंट होगी। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो एपिग्लॉटिस, ऑरिकुलर, और जो हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब है ये इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की शेप को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट इज़ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसके एग्जांपल जो थी वो हमारे पास ब्लड थी और लिम्फ थी। ब्लड जो है वो हमें पता है कि एक लिक्विड वो कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और इसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। जो सेल्स हैं वो 3 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं,
जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिफरेंट किस्म के फेगोसाइटोसिस, इम्यूनिटी और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स जो कि आपके ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल जो है उसको पॉसिबल करते हैं। ब्लड हमें पता है एक मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सारा जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एक्सचेंज है मटेरियल का थ्रू आउट द बॉडी, वो ब्लड के थ्रू होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इज़ द लिम्फ, ठीक है, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। इसके अंदर सेवरल टाइप्स ऑफ द सेल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, दैट इज़ सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा बट विद मच लेस प्रोटीन, ठीक है। यानी ये जो लिम्फ है ये ब्लड के प्लाज्मा के से ही रिजेंबल करता है, लेकिन जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जितनी प्रोटीन होती है उतनी प्रोटीन लिम्फ के अंदर नहीं होती। बॉडी के एक पार्ट की लिम्फ की कंपोजिशन जो होगी वो दूसरे पार्ट की लिम्फ कंपोजिशन से वेरी करेगी। जैसे जो लिम्फ नोड जो है, अगर the lymph leaving the lymph nodes includes many of the lymphocytes. In contrast to lymph from the small intestine has the high content of a newly absorbed dietary lipids. कि अगर आप बाकी बॉडी की किसी लिम्फ की बात करेंगे तो वहाँ पे जो लिम्फ सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जबकि वो लिम्फ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ आएगा उस लिम्फ के अंदर जो फूड एब्जॉर्ब्ड फूड होगी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। जो बात आपको समझ नहीं आई वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।